हेलो स्टूडेंट, आप सभी जैसा कि जानते हैं कि हम लोग जो पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री की हमारी 2 क्लास हो चुकी हैं। अब हम मौर्य काल है जो प्रारंभ करने वाले हैं। आपने पहले जो प्राचीन भारत का इतिहास देख लिया जैसे कि पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और निम्न पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल हो गया, भाई सिंधु घाटी की सभ्यता हो गई। अब हम जो मौर्य काल पर आ रहे हैं, आपकी बुक को प्रारंभ करेंगे। वैदिक पीरियड भी हम लोग करेंगे जो हमारा बीच में रह चुका है। तो आप सभी देखो पूरी जानकारी मौर्य साम्राज्य के बारे में रहेगी और आज ही हम ये सारा चैप्टर खत्म कर लेंगे सभी डायमेंशन को कवर करते हुए। ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का और आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ठीक है? मौर्य साम्राज्य का उदय। देखो मौर्य समाज का साम्राज्य के उदय होने का सबसे बड़ा जो हिस्ट्री आप लोगों ने अगर चंद्रगुप्त मौर्य का सीरियल देखा होगा तो आपको दिखती है कि चाणक्य का जो घनानंद है अपमान कर देता है। उसके कारण चाणक्य जो आपके उस समय आचार्य थे और जो आपके तक्षशिला के एक टीचर थे यानी जो आचार्य जो बोलते हैं उस समय पढ़ाने वाले वो थे और उनका अपमान जब धनानंद करता है तो उन्होंने ठान लेते हैं कि इस साम्राज्य को वो विनाश करके रहेंगे और चाणक्य एक ऐसा बच्चे को ढूंढ पाता है जो जिसमें जज्बा हो और कुछ करने का गुजरने का हो। तो चाणक्य को कौन मिलता है? आपके चंद्रगुप्त मौर्य मिलते हैं। ठीक है? और उनको वो इस तरह से ट्रेन करते हैं जिस तरह से वो राजा बन जाता है और पूरा सहयोग इसमें किसका रहा था? चाणक्य, जिनका नाम विष्णुगुप्त था। ये अपनी हिस्ट्री है मौर्य साम्राज्य प्रारंभ होने की। ठीक है? तो जैसे मौर्य साम्राज्य का जो उदय हुआ था वो टाइम पीरियड है आपका 323 से 184 ईसा पूर्व। कब का? 184 ईसा पूर्व का समय है। ठीक है? और सबसे पहला जो राजा था वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य है। ठीक है? कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो समय है राजा कब बनता है? 323 में ईसा पूर्व में राजा चंद्रगुप्त मौर्य बनता है और सबसे पहला संस्थापक आपका यही है। इसका कई सारे नाम जो आपके मिलते हैं, मुक्तिदाता, सेंट्रोकोट्स, एंड्रोकोट्स, तो ये नाम आपको याद रखना है, साथ में लिखते हुए चलना है। ठीक है? और एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनका जो क्षेत्र फैला हुआ था मौर्य वंश का, आपका ऊपर JNK है। क्या है? JNK। इधर आपका अफगानिस्तान पाक वाला रीजन है, नीचे आपका कर्नाटक है, यानी भारत के लगभग संपूर्ण भारत क्षेत्र पर ये फैला हुआ था और इधर बंगाल, यानी अब जो हमारा नीचे बस से आप केरल तक नहीं गया, बाकी ये भारत का इतना बड़ा एरिया कवर करता था। और इसका समय था किसको पराजित करके ये बना था? तो घनानंद को पराजित करके आपका राजा कौन बना था? चंद्रगुप्त मौर्य बना था। आप लोगों को एग्जाम के लिए यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य में इसने कई सारी विजय की थी और थोड़ा और देख लीजिए। और राजधानी इसने पाटलिपुत्र बनाई, जिसे वर्तमान में क्या कहा जाता है? पटना कहा जाता है। एक और चीज इसके लिए इंपॉर्टेंट है, इसने 306 और 5 में, यानी 306 और 5 में इसने किसने ईसा पूर्व का समय है। अगर मैं 306 और 5 बोल रही हूँ तो उसका अर्थ क्या होता है कि ईसा पूर्व की बात कर रही हूँ। तो बार बार मैं ईसा पूर्व नहीं बोल पाऊँ तो आप लोग समझ लेना ईसा पूर्व में है हम। और इसने किसको हलाया था? सेल्यूकस ने। सेल्यूकस नाम का एक व्यक्ति था, निकेटर, इसको पराजित कर दिया। ठीक है? संधि स्वरूप इसने क्या क्या उससे लिया था? काबुल ले लिया, देहात ले लिया, सॉरी हैरात ले लिया, कंधार ले लिया और मकरान और पुत्री हेलेना, यानी जो सेल्यूकस की पुत्री कौन थी? हेलेना, इससे इसने विवाह कर लिया। ठीक है? और गिफ्ट में 500 हाथी इसने दिए। किसने दिए थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी दे दिए और ये सब चीजें इसने इससे प्राप्त कर ली। मेघास्थली को जो दरबार में जो व्यक्ति था, आपका एक व्यक्ति था मेघास्थली, किसके दरबार में था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। इसकी पुत्र जो पुस्तक है मेघास्थलीज की, जो मेघास्थलीज है, इसकी पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका, जिसमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है और भारतीय इतिहास के बारे में उस समय जो जो घटनाएं हुई थी उनके बारे में भी जानकारी मिलती है। जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो किस धर्म का अनुयायी था? तो ये आपका जैन धर्म का अनुयायी था। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? तो जैन धर्म का अनुयायी था। और किससे इसने दीक्षा किससे ली थी? भद्रबाहु, जो जैन धर्म का एक अनुयायी था, उससे इसने शिक्षा ग्रहण की, यानी दीक्षा जिसको बोलते हैं वो ग्रहण की। और इनकी जो अपन थोड़ा इनकी जीवनी के बारे में बात कर रहे हैं, बाकी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो इनका जो मृत्यु हुई थी श्रवण बेलगोला, कहाँ पर? श्रवण बेलगोला, ये नाम आपको थोड़ा याद करना जरूरी है। श्रवण बेलगोला में चंद्रगिरी की पहाड़ियों में संलेखना पद्धति होती है, जिसमें आप धीरे धीरे आहार को कम करते हैं, जो जैन धर्म की पद्धति है, जिसमें जो जैन आचार्य होते हैं उस पद्धति का प्रयोग करके अपने प्राणों का त्याग करते हैं। ठीक है? इसके जो प्रांतीय जो शासक था पुष्यमित्र, जिसने मतलब इसके प्रांत में जो शासक था एक पुष्यमित्र, जिसने क्या किया था? जूनागढ़ में
एक जूनागढ़ गुजरात में जगह है, वहां पर सुदर्शन झील का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। और आप सभी को पता है ये झील जो निर्माण करवाया था जूनागढ़ वाली झील, सुदर्शन झील, उसको जीर्णोद्धार यानी फिर से पुनर्निर्मित किसने करवाया था, रुद्रदामन ने और स्कंदगुप्त ने। ये चीजें भी ध्यान रख लेना साथ में, और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके शासनकाल में यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य है, इसके शासनकाल में और कौन रहता था, आप लोगों ने ये सब चीजें देख ली। जैन धर्म बौद्ध साहित्य तो था ही, परंतु जैन धर्म का अनुयायी जो खुद था। और पुस्तक आपको यहाँ दिख रही है, ठीक है। चाणक्य के बारे में हमने पढ़ लिया, किसको हराया ये भी सीख लिया, सिकंदर के उत्तराधिकारी को इसने पराजित किया था, ठीक है। और यूनानी राजदूत वेगस इंडिका नामक ग्रंथ इसके समय लिखा था, आपको पता है कहाँ पर इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और एक और चीज याद रख लीजिएगा कि अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक थी, मतलब अर्थशास्त्र की जो पुस्तक थी आपकी, ठीक है, वो किसकी है, चाणक्य की है। उसमें कितने अधिकरण हैं, कभी कभी पेपर में आ जाता है, तो 15 अधिकरणों में विभक्त है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसमें, जो साम दाम दंड भेद का सिद्धांत दिया है, सप्तांग सिद्धांत दिया है, मंडल सिद्धांत दिया है, सठ गुण नीति दी है, चातुर्य गुण दिया है, मतलब राजा में किस तरह के गुण होने चाहिए एक अच्छे प्रशासन को चलाने के लिए, ठीक है। सप्तांग सिद्धांत में जैसे कि दंड है, अमात्य है, दुर्ग है, जनपद है, कोष है, मित्र है, ये सभी के बारे में, राजा है, इन सबके आपके शरीर के 7 अंग है ना, उनके बारे में बताया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं बिंदुसार। बिंदुसार कौन था, चंद्रगुप्त का पुत्र था, ठीक है। किसका पुत्र था, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। इसको इसने उपाधि धारण की थी अमित्रघात, यानी शत्रु का नाशक। जो शत्रु का नाशक होता है वो कौन होता है, अमित्रघात। ये कौन किसने धारण की थी, बिंदुसार ने। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि अमित्रघात की उपाधि है किसने धारण की थी, तो आप सभी को आंसर क्या करना है, अमित्रघात बिंदुसार ने धारण की थी, ठीक है। और इसके समय एक व्यक्ति था डाइमेकस, वो आया हुआ था, जो सीरियन नरेश एंटीओकस का राजदूत था, ठीक है। किसका राजदूत था, एंटीओकोट्स का राजदूत था, सीरिया नरेश था उसका राजदूत था। और एक और व्यक्ति आया था, 3 व्यक्ति इसके शासनकाल में आपके दिखते हैं आने के लिए। और जो आपका डायनोसियस नाम का व्यक्ति, डाइमेकस और डायनोसियस थे, दोनों व्यक्ति बिंदुसार के शासनकाल में आए थे। जो डाइमेकस था वो सीरियन नरेश एंटीओकोट्स का राजदूत था, और जो डायनोसियस था वो मिस्र शासक टोलमी फिलाडेल्फियस सेकंड का राजदूत था। इसके लिए क्या लेके आया था, इसने उससे मांग की थी, किसने, बिंदुसार ने, कि उसे सूखे अंजीर चाहिए, शराब चाहिए, दार्शनिक चाहिए। परंतु उसने क्या बोला कि हम सूखे अंजीर और शराब तो दे सकते हैं, दार्शनिक नहीं दे सकते। दार्शनिक इसलिए नहीं दे सकते कि उस जमाने पर जब मौर्य साम्राज्य था, दार्शनिकों का बहुत अधिक महत्व था। एक इंटेलेक्चुअल जिस पर्सन बोलते हैं ना, वो दार्शनिक हुआ करते थे, हर तरह की नीतियां बताना इनका कार्य हुआ करता था, ठीक है। और ये कौन सा धर्म मानता था आपका बिंदुसार, तो ये आपका अजीवक धर्म को मानता था, उसका अनुयायी था अजीवकों का, ठीक है। और जो अजीवक जो संप्रदाय था उस समय इसके संस्थापक कौन थे, मोखली गोसाल थे, या मखली पुत्र गोशाल जिसको बोला जाता है, कहीं कहीं मोखली गोशाल भी मिलता है, ठीक। ये सब चीजें अपन ने इनके बारे में देखी। और इसने जो दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों तक अपने शासन का क्या किया था, विस्तार किया था। किसने किया था, आपका बिंदुसार। किसका पुत्र था, चंद्रगुप्त मौर्य का। और चंद्रगुप्त कौन था, गुप्त वंश का संस्थापक था। फिर आपका जो आता है जिसको अशोक महान कहा जाता है, प्रतापी सम्राट कहा जाता है, वो व्यक्ति आता है 273 से लेके 232 तक इसका शासन रहता है ईसा पूर्व में। मौर्य वंश का सबसे प्रतापी और सम्राट जो था वो आपका कौन था, अशोक था। और इसकी जो सबसे ज्यादा प्रसिद्धि जो है वो कलिंग की विजय है 261 ईसा पूर्व की, जिसमें बौद्ध धर्म ने उसके मतलब कलिंग में पराजित करने के बाद कलिंग नरेश को उसने कौन सा धर्म धारण कर लिया था, बौद्ध धर्म धारण कर लिया था। और इसने धम्म नीति है उसकी भी स्थापना की थी। किसकी, धम्म नीति की स्थापना किसने की थी, आपके अशोक ने की थी। और इसका जो विवाह हुआ था अशोक का, वो किससे हुआ था, विदिशा की जो श्रेष्ठी था उसकी पुत्री महादेवी विशेष ने क्या कर लिया था, विवाह कर लिया था। उससे 2 संतान उत्पन्न हुई थी, यानी एक महेंद्र और दूसरा संघमित्रा इनकी पुत्री। संघमित्र बोलते हैं, संघमित्रा कभी कभी आता है, इनकी पुत्री थी। ये दोनों ही श्रीलंका में क्या धर्म के प्रचार के लिए गए थे, तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए ये दोनों आपके वहां पर गए थे, ठीक है। और इनके बारे में इतना ही जानकारी मिलती है। आपका ये कलिंग युद्ध था, इसकी जानकारी अशोक का एक शिलालेख है, कौन से नंबर का शिलालेख है, कभी कभी पूछा जाता है, 13वें नंबर का जो शिलालेख है उसमें जानकारी मिलती है।
और जो अशोक था इसने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली थी? उपगुप्त थे। और इनके पिता ने इनके दादाजी जो हुआ करते थे यानी चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने किससे ली थी? भद्रबाहु से। तो इनने उपगुप्त थे। और इनके पिता कौन थे? बिंदुसार। तो बिंदुसार ने किससे ली थी? आपका जो अजीवक मतानुसारी थे, यानी ये ना तो जैन थे ना बौद्ध थे, यानी पहला जो आपका जैन था, फिर इनके जो पापा जी थे वो कौन थे? बौद्ध, वो सॉरी अजीवक थे, फिर ये खुद कौन थे? आपके बौद्ध। तो तीनों अलग अलग धर्म से संबंधित थे। ठीक है, अलग अलग धर्म को इन्होंने संरक्षण दिया था। अशोक के जो अभिलेख हैं कई सारे जो एग्जाम में कभी कभी पूछे जाते हैं। ठीक है, और अशोक के समय ही बौद्ध धर्म की चौथी जो संगीति हुई थी, सॉरी तीसरी संगीति, बाय मिस्टेक मुझसे हो गया गलती, और मगध में हुई थी। और अध्यक्ष कौन थे? मोगली पुत्र तिष्य थे। ठीक है, ध्यान रखना है, ये चीजें दोनों ही इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने जो धर्म का प्रचार किया था श्रीलंका, म्यांमार और मिस्र में किया था। किसने? अशोक ने। और इन्होंने कई उपाधियां धारण की थी, जैसे कि उपाधि देवानी प्रिय प्रियदर्शनी। मृत्यु के बाद साम्राज्य धीरे धीरे पतन हो गया था। कई लोग बोलते थे कि ये लोग, जो अशोक था वो इसने बौद्ध धर्म अपना लिया था, उसके कारण इसने हिंसा न करने का वचन ले लिया था और साम्राज्य का विस्तार नहीं किया और राजाओं को भी दंड नहीं दिया, इस कारण पतन हो गया। तो ऐसा कहीं कहीं मिलता है, परंतु ऐसा नहीं था। अशोक के पास विशाल सेना थी, उसने कई सारे युद्ध भी जीते थे और बाद में वो कैसा हो गया था? एक शांत स्वभाव का व्यक्ति हो गया था। ठीक है, अशोक के जो शिलालेख हैं वो आपके 3 शिलालेख हैं। दिल्ली मेरठ अभिलेख है और दिल्ली टोपरा अभिलेख है, और सर्वथैमन नामक जो विलियम जोन्स ने इनका मस्की जो अभिलेख है, जिसमें इनका नाम सर्वप्रथम मिलता है, अशोक नाम मिलता है। ये 3 इनके शिलालेख हो गए। कौन सा? आपको फिर से याद कर लीजिए, दिल्ली मेरठ अभिलेख, दिल्ली टोपरा और आपका जो मक्सी नामक है वो, जहां पर इनका नाम मिलता है। एक गुर्जरा है जो कि आपकी दतिया में है, वहां भी इनका नाम मिलता है मतलब अभिलेखों में। फिर इनके 14 शिलालेख हैं। 14 शिलालेख कौन से हैं? 8 स्थानों से जो प्राप्त हुए हैं वो थोड़ा देख लीजिएगा, कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं। सहवाज गढ़ी, ये आपका कहाँ पर है? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। सहवाज गढ़ी, यहाँ पर खरोष्ठी लिपि आपको मिलती है। दूसरी मानसेरा, ठीक है, मानसेरा है, ये भी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। एक गिरनार, तो गिरनार तो आपको कहाँ मिलेगा? गुजरात में, ये गुजरात में। फिर एरीगुड़ी, एरीगुड़ी कहाँ मिलेगा आपको? ये आपका आंध्र प्रदेश, सॉरी अरुणाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश नहीं, एरीगुड़ी आपका आंध्र प्रदेश में ही है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया पर आप सही कर लीजिए। फिर धौली और जौगढ़, कौन सा? धौली और जौगढ़, ये कहाँ पर है? उड़ीसा में है। ठीक है, बाकी 2 और हैं आपके। कालसी है, नाम आप लिखते चलिए, कालसी, ये आपका कहाँ पर मिलेगा? उत्तराखंड में। और सोपारा, ठीक है, सोपारा आपका महाराष्ट्र में मिलेगा। ये 7 इनके क्या होगा? 14 शिलालेख 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और इनके 14 अभिलेख हैं, जहां पर जो शिलालेख है एक तरह के, जैसे 14वें जो शिलालेख है उसमें, सॉरी हाँ, 14वें शिलालेख में धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा इनसे मिलती है, प्रेरणा इन्होंने लोगों को दी। 13वें शिलालेख में इनका क्या मिलता है? कलिंग युद्ध के बारे में मिलता है। और धम्म की जो व्याख्या मिलती है वो 11वें में मिलती है। ठीक है, धम्म की जो व्याख्या में, तीर्थ यात्राओं का वर्णन 7वें अभिलेख मतलब 7वें जो शिलालेख है उसमें मिलता है। जो आपको देखना है, फर्स्ट जो शिलालेख है उसमें पशु हत्या पर पाबंदी का उल्लेख मिलता है कि पशु की हत्या नहीं करनी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ ली जाती हैं। और कुछ लघु शिलालेख भी मिले हैं, जैसे मास्की, जिसमें अशोक का नाम मिलता है। ठीक है, ये कर्नाटक में है। और भाबरू बेराइट, भाबरू कहाँ है? बेराइट जो है राजस्थान में है। मगधा रिराज और बौद्ध त्रिरत्न, बौद्ध धर्म और संघ के बारे में यहाँ पर पढ़ना मिलता है। बौद्ध होने का साक्ष्य कहाँ पर मिलता है? तो भाबरू अभिलेख है, उसमें अशोक के बौद्ध होने का साक्ष्य मिलता है। गुजरा आपका दतिया में है, जहाँ अशोक का नाम देव नाम प्रिय अशोकस्य मिला है। एक रूपनाथ है जो आपकी जबलपुर में है, वो भी अशोक से ही संबंधित है। एक सारो मारो शहडोल में है, कहाँ पर? शहडोल में। ये कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। पनगुड़िया सीहोर में है, कहाँ पर है? सीहोर में पनगुड़िया। तो ये सारे अभिलेख इनके मिलते हैं। कई सारे शिलालेख जैसे हमने आपको ऊपर देखे, वो सारे चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा बता दिया है। अब हम बात करते हैं स्तंभ लेख की। किसकी बात करेंगे? स्तंभ लेख।
स्तंभ लेख। ठीक है, स्तंभ लेख की बात करते हैं। जैसे कि अशोक के जो स्तंभ लेख थे 7 थे। ये आपको याद होना चाहिए कौन से थे, 7, जो 6 स्थानों से प्राप्त होते हैं। तो आप नोट करते चलिए, मैं आपको बोल रही हूँ। दिल्ली का मेरठ, जो फिरोज शाह तुगलक लेके गया था, मेरठ दिल्ली में ले गया था मेरठ से। फिर आपका टोपरा हरियाणा में जगह थी, ये भी फिरोज शाह तुगलक के इसको ले गया था दिल्ली। एक लौरिया अर्राज, अर्राज से लौरिया लेके गए। एक नंदनगढ़ लौरिया, ये दोनों बिहार में है। ठीक है, लिख लीजिए। फिर रामपुरवा है आपका, ये भी बिहार में है, बिहार में सॉरी। और एक कौशाम्बी है जो आपका यूपी में जगह है, जो अभी प्रयागराज जिसको बोला जाता है, वहां पर ये मिला हुआ है। ठीक है, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इन सभी चीजों को नोट करते चलिए। और एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इनको लिखा होना बहुत जरूरी है। जो लोग नए नए बच्चे हैं वो इनको लिखते चलिए, नोट डाउन करते चलिए, एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब अशोक के बारे में एक अभिलेख है रूमन दे, ये इसका सबसे छोटा अभिलेख है। यानी जो इतने अभिलेख उसके थे उसमें सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है, रूमन दे का अभिलेख। तो एग्जाम में पूछा जाता है। और ये 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की, जहां धार्मिक कर समाप्त किया था और भूमि कर कम कर दिया था, यानी 1/6 कर दिया था, 1/8, 1/6 से 1/8 कर दिया गया था। यानी पहले 1/6 लिया जाता था, फिर 1/8 कर दिया गया था। तो इसकी जानकारी आपकी रूमन दे अभिलेख नेपाल में है, वहां से मिलती है। इसने 4 गुफाएं बनाई थी, गुहा लेख है जो अकबर सॉरी अशोक के बारे में जानकारी देते हैं। तो वो गुफाओं के नाम देख लीजिए। सुदामा, ये एक गुफा है। दूसरी गुफा है कर्ण चौपार गुफा, चौपर गुफा। तीसरी है विश्व झोपड़ी। थोड़ा स्क्रीन पर हाथ से लिखते हैं तो क्लियर नहीं आता, पर बोल रही हूँ, उसको समझते चलिए। तो विश्व झोपड़ी तीसरी, और चौथी है लोमन ऋषि की गुफा। जो लोमन ऋषि थे, इनकी गुफा है। तो ये 4 गुफाएं आपकी याद हो गई होंगी आपको। ठीक है, एग्जाम में आती है, ये आपके एग्जाम के लिए है। और जो अशोक का उत्तराधिकारी हुआ था वो कौन था, कुणाल। उसके बाद दशरथ, फिर संप्रीति। ठीक है, ये अशोक में। और अंतिम जो मौर्य शासक था वो बृहदत्त था, जिसकी हत्या किसने की थी, पुष्यमित्र शोंग ने। जो शुंग था, शुंग वंश का संस्थापक, इसी ने मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या कर दी थी। ठीक है, ध्यान रखना है। अब इनकी जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो कैसी थी, शासन व्यवस्था क्या थी क्या नहीं थी, वो उसके बारे में वर्णन जो है किस तरह से मिलता है, क्या क्या करते थे ये लोग, किस प्रकार से प्रशासन चलाते थे। तो राजा सर्वोच्च शासक था, यानी राजा कौन था, सुप्रिय जो बॉडी थी वो राजा थी, जो शासन की व्यवस्था देखता करता था। राजा यानी सबसे उच्च पद किसका होता था, राजा का होता था। फिर होता था आपका प्रधानमंत्री, जिसे महामात्य कहा जाता है, जैसे चाणक्य जैसे विद्वान उसमें हुए। ठीक है, प्रशासन केंद्रीय कृत अनेक विभागों द्वारा, मतलब सबसे ज्यादा केंद्रीकृत शासन मिलता है वो आपका मौर्य साम्राज्य में ही मिलता है। ठीक है, और राजस्व भूमि कर प्रमुख आय हुआ करता था, भूमि पर कर जो लगाया जाता था वो प्रमुख हुआ करता था। गुप्तचर प्रणाली हुआ करती थी, बहुत सारे गुप्तचर हुआ करते थे प्रशासन व्यवस्था में। ठीक है, और सेना किस प्रकार की, पैदल अश्व रथ सेना हुआ करती थी। समाज की व्यवस्था किस प्रकार थी, वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी, स्त्रियों की स्थिति निश्चित थी, ऐसी कुल स्वतंत्रता लेकिन सीमाएं थी। शूद्रों को धर्म पालन की सीमित अनुमति थी। अर्थव्यवस्था कैसी थी, कृषि प्रधान थी, कृषि करते थे, वहां पर टैक्स लिया करते थे। राज्य भूमि का स्वाभिमान, स्वामी कैसा, राज्य भूमि का स्वामी होता था। ठीक है, व्यापार और उद्योग को सरकारी नियंत्रण था। सिक्कों का चलन पंचमार्क सिक्के उस समय चलाया करते थे। आंतरिक और विदेशी व्यापार यहाँ पर होता था, पश्चिमी और एशिया यूनान के संबंध थे। ठीक है, ग्रामीण प्रशासन भी यहाँ पर हुआ करता था, नगरीय प्रशासन हुआ करता था मौर्य साम्राज्य का। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा, और जो एग्जाम में आती हैं और एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपने धर्म इनके देख लिए कि कौन कौन से धर्म का पालन करते थे। ठीक है, प्रचार किया, यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य था उनका धर्म जैन धर्म था। फिर बिंदुसार इनका पुत्र था, वो अजीबक को मानता था। फिर इनका पुत्र अशोक हुआ, वो आपका बौद्ध धर्म को मानता था। इस प्रकार ये ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म को मान रहे हैं, बौद्ध धर्म को मान रहे हैं। तो इनको जो सुटेबल लगा उस धर्म का इन्होंने पालन किया और उसको संरक्षण दिया। कला स्थापत्य कला क्या हुआ, स्तूप, सांची का स्तूप इनके शासन काल में। ठीक है, अशोक स्तंभ, सारनाथ राष्ट्रीय प्रतीक,
ठीक है? और शिलालेख, भ्रामरी लिपि, प्राचीनतम लेख इनके चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएँ इसका काल में बनी थी, जैसे कि आपने 4 गुफाएँ देखी, ठीक है? अब इनका जो पतन है वो किस प्रकार से हुआ? क्या कारण रहे कि इनका जो इतना बड़ा एम्पायर था वो कुछ ही क्षण में मतलब समाप्त हो गया? यानी लगभग अशोक के बाद तो ऐसे राजा रहे थे जो ज़्यादा समय तक तो रहे ही नहीं, कुछ ही समय तक रहे और उसके बाद उनकी मृत्यु अंतिम जो शासक था बृहदत्त, उसकी मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु करता है उसका ही अमात्य कौन? पुष्यमित्र शुंग, ठीक है? अब मौर्य वंश का महत्व क्या है? भारत का विशाल साम्राज्य था, यानी केंद्रीकृत व्यवस्था इनके शासन की प्रणाली थी। सबसे उच्च में राजा हुआ करता था, कृषि कर पर अर्थव्यवस्था थी, कृषि से आय उनको मिलती थी, प्रभावी शासन नीति निर्माण था। यानी इन्होंने अच्छा शासन किया था जब तक इनके जो प्रतापी राजा रहे थे, जो सभी के प्रजा का भी पालन कर सुरक्षा की व्यवस्था करते थे, उनके साथ न्याय व्यवस्था करते थे, ठीक है? उनके लिए न्याय सुनिश्चित किया करवाया इनके द्वारा। और बौद्ध धर्म को अपनाने के कारण इन्होंने जो एक सहिष्णुता की नीति होती है और सभी के कल्याण की नीति रहती है, वो अशोक ने अपनाई। ठीक है? कला, धर्म, प्रशासन का उत्कृष्ट समन्वय था। मतलब यहाँ पर कई सारी चीज़ें बनी जैसे बौद्ध गुफाएँ, शिलालेख हुए। यहाँ का एक स्तंभ बना है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें अपन ने इनके बारे में जान ली हैं। बाकी चीज़ें अपन जो थोड़ा बहुत रह गई होंगी, तो वो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद और इसमें अपन ने हर डायमेंशन को कवर किया है। आपके अगर शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, तो इस तरह से शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर फॉर्मेट में करवाए हैं। तो कम समय में आप लोग इसको बना सकते हो। 10 से 15 मिनट आपको बनाने में लगेंगे। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।